प्रेग्नेंट नर्स बहू। सुषमा की बहू विनीता एक हॉस्पिटल में नर्स थी, लेकिन उसे डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज थी। हॉस्पिटल में सब विनीता की तारीफ किया करते थे। सुषमा का बेटा यानी कि अंकित अपनी बीवी विनीता से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी के 8 महीने बाद विनीता प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इकलौता बेटा है और अब इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं दादी बन जाऊंगी। दादी मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। देखो बेटा, वैसे तो विनीता नर्स है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ना आजकल बच्चे पैदा करने में बड़ी परेशानी होने लगी है। उसे कहना कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। अरे माँ, आप है ना, आपके रहते हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ। उसे अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तभी तो मेरा पोता या पोती एकदम हेल्दी पैदा होगा। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त। अरे विनीता बहू, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मम्मी, अपना हेल्थ चेकअप कर रही हूँ। और क्या? लेकिन ये ब्लड प्रेशर की मशीन और ये तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन कैसा है? अरे मम्मी जी, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देख रही थी। प्रेग्नेंट होना और ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बेटा, इन सब कामों के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपना चेकअप खुद करने की क्या ज़रूरत है? और ये इंजेक्शन किस लिए लाई हो? मम्मी जी, इससे मैं अपना ब्लड सैंपल लूँगी और हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेक करवा लूँगी। अरे ऐसा भी कोई करता है भला? अपने खुद के हाथ से खुद का ब्लड सैंपल भी कोई निकालता है क्या? मम्मी जी, ये मेरा रोज़ का काम है, इसमें क्या है? मैं जब खुद से ये सब कर सकती हूँ तो किसी और से क्यों करवाऊँ? अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कुछ दिनों के बाद सुषमा अपनी बहू को फिर से इंजेक्शन लगाते हुए देखती है और अंकित भी उस वक्त वहीं पर था। अरे विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह खुद को इंजेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? अब तू ही समझा बेटा। पिछली बार भी अपना ब्लड सैंपल खुद ही कलेक्ट कर रही थी, तब भी मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं। अरे मम्मी जी, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े हॉस्पिटल में नर्स हूँ मैं, और क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, लेकिन तुम खुद को इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? अरे इंजेक्शन नहीं है, प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन लगवाने होते हैं, बस वही लगा रही हूँ, और क्या। और फिर एक दिन रात को अचानक विनीता की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ विनीता? तुम ठीक तो हो? तुम तो खुद अपना इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? पता नहीं अंकित, ऐसा लग रहा है कि वीकनेस हो रही है, बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तुमने तो अपना ब्लड सैंपल दिया था ना हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं? कल सुबह ही आ जाएगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह के वक्त। विनीता, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट तो आ चुकी है। तुम्हारी बॉडी में तो आयरन की बहुत कमी है, देखो तो ज़रा। अरे हाँ, इसके हिसाब से तो मुझे ब्लड चढ़ाना चाहिए, वरना डिलीवरी के वक्त बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, ब्लड चढ़वा लेती हूँ। ऐसा कैसे ब्लड चढ़वा लेती हूँ? पहले डॉक्टर से जाकर पता करो और हॉस्पिटल में जाकर ब्लड चढ़वाओ। ये सब काम बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करने चाहिए। मम्मी जी, आप फिर से शुरू हो गई ना। क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद कर लूँगी। और विनीता हॉस्पिटल से ब्लड की बोतल का इंतज़ाम करती है और खुद अपने ही हाथों से खुद को घर में रहकर ब्लड चढ़ा लेती है। अगले दिन। विनीता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो, मुझे पता था ब्लड चढ़ते ही मेरी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठीक हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद विनीता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त विनीता अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ विनीता, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गई, सोच रही हूँ आज ड्यूटी पर चली जाती हूँ। डॉक्टर का भी फ़ोन आया था अभी। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, ऐसी हालत में तुम्हें घर में आराम करना चाहिए और डिलीवरी करवाने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी जी, डिलीवरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरा जॉब है।
और हॉस्पिटल में दिन रात यही तो करवाती थी। आपने कहा कुछ दिन काम पर मत जाओ, इसलिए नहीं गई। हाँ मम्मी, वैसे विनीता ठीक ही तो कह रही है, उसका रोज़ का काम है ना ये। तुम आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते। अरे तुम्हें वैसा तो सब पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि इस हालत में अगर तुम डिलीवरी करवाने आई औरतों को देखोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे मम्मी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मम्मी जी, किसी और की डिलीवरी करवाने से मेरे ऊपर कैसे फ़र्क पड़ सकता है? मैं कोई पहली बार थोड़ी ना ये सब करवाने जा रही हूँ। विनीता अपनी सास की एक नहीं सुनती और हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद, अरे मम्मी जी, आपको मेरी बहुत चिंता हो रही थी ना? ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जानती है, पूरी 5 डिलीवरी करवा कर आई हूँ, वो भी नॉर्मल वाली। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना विनीता को नहीं होगा कुछ भी। वो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा है बहू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू एकदम ठीक रहे। और आजकल जिसे देखो उसके ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, ये देख देख करना बहुत डर लगता है। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नर्स हूँ ना, रोज़ हॉस्पिटल में औरतों को सिखाती हूँ कि कैसे अपना ध्यान रखें ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तभी अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद, मम्मी जी, एक इमरजेंसी केस आ गया है, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन अभी तो आई हो, कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? उसे पता नहीं चलता क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसी हालत में तुम्हें ना बुलाए। अरे नहीं मम्मी जी, डॉक्टर की भी मजबूरी है। कह रही थी काफ़ी सीरियस केस है और हॉस्पिटल में उन्हें किसी दूसरी नर्स पर इतना भरोसा नहीं जितना मुझ पर है। मुझे लगता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए बहू। कुछ नहीं होगा मुझे मम्मी जी, मैं अभी डिलीवरी करवा के आती हूँ। कुछ देर बाद अंकित के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। अरे मम्मी, जल्दी हॉस्पिटल चलिए, वहाँ विनीता की तबीयत खराब हो गई है। हे भगवान, सब ठीक करना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था। अंकित और सुषमा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ विनीता को? वो क्या है ना, विनीता एक नॉर्मल डिलीवरी करवा रही थी। केस बहुत ही सीरियस था और उस लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि विनीता खुद प्रेग्नेंट है तो वो अचानक से घबरा गई और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन अभी तो मेरी बहू का सिर्फ 8वां महीना चल रहा है। देखिए, ऐसा हो जाता है। उस औरत को दर्द में देखकर घबराहट की वजह से विनीता को ये हुआ है। अरे डॉक्टर, लेकिन डरने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने उसे एडमिट कर लिया है। तभी सब देखते हैं कि विनीता अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए बाहर आती है। अरे विनीता, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम बाहर क्यों आ गई? अरे दर्द हो रहा था तो क्या हुआ, मैंने वो दवाई ले ली जिससे जल्दी आने वाले लेबर पेन रुक जाते हैं। और वैसे भी डॉक्टर, उस औरत को मेरी ज़रूरत थी, उसकी देखभाल के लिए मुझे ठीक होना ही था। ये देखिए, उसका बच्चा एकदम सही सलामत है। अरे वाह मेरी बहू, तूने तो अपने तबीयत की परवाह ना करके किसी और की जान बचाई। मुझे तुम पर गर्व है विनीता। ऐसे ही थोड़ी ना वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स बनी है। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मैं नर्स हूँ, मुझे अपने से पहले दूसरों की तकलीफ दिखाई देती है और मैं पहले अपने मरीजों की जान बचाती हूँ, फिर खुद की। फिटनेस वाली बहू। चंद्रनगर गांव में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधा फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होती है और वो घर के बाकी लोगों को भी दिन भर फिटनेस टिप्स देती रहती है। बहू, आज तो मुझे आलू पूरी खिला दो। नहीं माँ जी, उसमें बहुत ज़्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको तो मैं आज प्रोटीन सलाद बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक लगता है, मगर धीरे धीरे सुगना और रमन दोनों ही राधा की इस आदत से परेशान होने लगते हैं। राधा, मैं मानता हूँ हमें फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर बाकी की चीज़ें भी खानी उतनी ही ज़रूरी है। रोज़ रोज़ प्रोटीन सलाद थोड़ी ना खाया जाता है। आपको तो खुद तला फला खाना है, माँ जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी, जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ज्ञान मत दो राधा, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ खानी ज़रूरी होती है। तेल और घी भी खाना ज़रूरी होता है एक मात्रा में। खैर, तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है
और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पार्टी रखती है। अरे बहू, आज तीज है और मैंने कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया है। कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माँ जी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती हैं। सुगना सबको अपनी बहू से मिलवाती है। अरे वाह सुगना, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरती है या गुनी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। घर का सारा काम भी खुद करती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते रहते हैं। फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है। खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं। सब लोग टेबल पर आते हैं। अरे ये सब क्या है? आंटी, ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद। वो सब तो ठीक है बहू, मगर खाना कहाँ है? आंटी, यही खाना है, इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है। हमारी उम्र मतलब? अरे हम कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो गई हैं। अरे ओ सुगना, अगर खिलाना ही नहीं था तो हमको बुलाया ही क्यों? सब मूड खराब हो गया तीज के दिन, चलो यहाँ से। और ये सब बोलते हुए सब औरतें चली गई। अरे ऐसा क्यों किया राधा? मैंने बोला था ना कि कुछ अच्छा बनाना। तुम्हारे फिटनेस टिप्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हारी वजह से सब मुझे इतना सुना कर गई। जाओ, अब वो पालक सूप और सलाद खुद ही खाओ। उधर रमन भी राधा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बनाकर देती और दाल देती। और एक शाम जब रमन ऑफिस से लौटता है तो अचानक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राधा, ओ राधा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा ही ना, आज ऑफिस में मैं बेहोश हो गया था। अरे मगर क्यों? अरे तुम जो फिटनेस के नाम पर रोज ही सलाद और दाल देती हो ना, टिफिन में उससे मेरा पेट नहीं भरता और मुझे वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए। मगर उसमें तो प्रोटीन होता है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है राधा, चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो। उसके अलावा भी सबकी मात्रा खाने में जानी चाहिए। मैं तो बस आप सबकी सेहत के लिए ये सब करती हूँ। अरे इतना भी मत करो, हमें खुला छोड़ दो थोड़ा। थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौटकर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलियां और हाथ पैर जोर से अकड़ जाते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे घर छोड़ जाते हैं। घबराई हुई राधा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो गया है? इनका पूरा चेकअप करना होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है, इतना तो पता चल रहा है। गठिया? बाप रे! हाँ, गठिया। इनके घुटनों और सभी जोड़ों में जो लचक, जो चलने फिरने के लिए ऑयल चाहिए ना, वो अब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, रोज प्रोटीन सलाद खिलाती हूँ और सूप भी। मतलब ये बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं खाती? नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? खाने में एक मात्रा में घी या ऑयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओह, ऐसा क्या डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही गिर गई थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। राधा रमन को सब कुछ बताती है। आई एम सॉरी रमन। अति हर चीज की बुरी होती है राधा, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था। तुम्हारी फिटनेस के प्रति जागरूकता अच्छी लगती है, लेकिन शरीर में हर तरह की प्रोटीन जाना भी जरूरी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने हाई क्लास फ्रेंड के दिखावे और बहकावे में आ गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी और माँ जी का ख्याल डाइट चार्ट के मुताबिक ही रखूँगी। ये हुई ना बात। अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, तो ही मैं माफ करूँगा तुम्हें। फैशनेबल बहू
संस्कारी ननद। शोभा की इकलौती बेटी साहिल ने एक फैशनेबल लड़की विभा से लव मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने दोनों को देखा तो बोलने लगी, अरे साहिल, ये किस नाटक वाली को ले आया तू? और इसने ये इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ ये नाटक वाली नहीं आपकी बहू है। मैंने इससे शादी कर ली है। विभा, माँ के पैर छुओ। कम ऑन साहिल, मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। विभा, ये हमारा कल्चर है, घर के बड़ों के पैर छूते हैं। ओके साहिल। विभा जैसे ही शोभा के पैर छूने के लिए झुकी तो शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। न जाने कहाँ से इसे उठा लाया है। तेरे लिए लड़कियों की कमी थी क्या, जो ऐसी लड़की को ले आया? हमारे घर के संस्कारों के बारे में तो सोच लेता, लोग क्या कहेंगे? माँ आप भी कैसे पुराने जमाने की बात कर रही हो? आप कपड़ों और भाषा से किसी के संस्कारों को जज नहीं कर सकती। साहिल ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ कुछ मानने वाली थी। शोभा अपनी बहू के कपड़ों और स्टाइल की वजह से हमेशा उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी करती रहती। एक दिन विभा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाई। गुड मॉर्निंग मॉम, ये आपकी टी। ऐ छोरी, तुझ में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? गुड मॉर्निंग ना बोला कर मुझे। हमारे यहाँ बहुएं पैर छूती है और तूने ये कैसे कपड़े पहने? देख जरा मेरी बेटी रानी को, सीधे सादे कपड़े पहनती है वो। मॉम, आपकी बेटी को फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसी तो आप तंबू भी दे देंगी ना तो वो तंबू भी पहन लेंगी। देखो माँ, भाभी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रानी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर ज़रा देखो खुद को कैसी लग रही हो। तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कुछ तो लड़कियों वाली हरकतें किया करो। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सब सिखा दूंगी। इतना कहकर विभा वहां से चली जाती है और रानी सोचने लगती है, भाभी आपने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं कैसे आपको इस घर से बाहर निकालती हूँ। अब रानी हर समय अपनी भाभी की कमियां ढूंढने में लगी रहती। रानी की माँ तो विभा से नफरत करती ही थी, लेकिन घर से निकालने के लिए जरूरी था कि साहिल भी विभा से नफरत करे। एक दिन घर में पूजा हो रही थी। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हुए, लेकिन विभा नहीं हुई। जब पूजा खत्म हुई तो रानी ने कहा, भैया माना कि भाभी फैशनेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भगवान में बिल्कुल आस्था ना रखे। उन्हें पूजा में तो आना चाहिए था ना। हाँ बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब अपनी मॉडल बहू को घर के तौर तरीके तो सिखा दे। अपनी बहन और माँ की बात सुनकर साहिल विभा के पास गया और उससे कहने लगा, विभा, आज घर में पूजा थी, तुम क्यों नहीं आई पूजा में? पता है लोग कितनी बातें बना रहे थे। माय डियर हस्बैंड, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरूरी नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए पूजा में शामिल होना पड़े। जब भगवान को दिल से याद कर लो ना तो बस उसी समय होगी उनकी पूजा। विभा, तुम शब्दों के जाल में मुझे मत फंसाओ। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीजों को नहीं मानती, लेकिन तुम माँ की खुशी के लिए ही चली जाती। कम ऑन डार्लिंग, तुम तो छोटी सी बात को खींच रहे हो। मुझे पूजा में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं पूजा के बारे में। अगर माँ या रानी बता देती तो मैं चली जाती। इसी तरह दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही। अब विभा की ननद और सास किसी न किसी बात पर दोनों का झगड़ा करवाती रहती। जो भी शोभा के घर आता तो वो उसके सामने अपनी बेटी और बहू की तुलना करती। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई। शोभा बहन, कैसी हो? कहाँ है आपकी फिरंगी बहू? अरे घूम रही होगी आधे कपड़े पहनकर कहीं। जब से आई है जीना हराम कर दिया है। शोभा बहन, वैसे जो भी हो, आपके बेटे साहिल ने ऐसी लड़के से शादी करके सही नहीं किया। आपके घर में सब कितने संस्कारी हैं। आपने अपनी खुद की बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है, और आपकी बहू, उसके तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो। एक मेरी बहू है जिसे ना बात करने का तरीका आता है, ना कपड़े पहनने की तमीज़ है, और एक मेरी बेटी है, संस्कारी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आप तो जल्द से जल्द बस अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचो।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू के चक्कर में आपकी बेटी से कोई शादी ही ना करे। पड़ोसन की बात शोभा के दिमाग में बैठ जाती है और वो रानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन शोभा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, क्या हो गया है आपको? आप दिन भर अपने कमरे में लेटी क्यों रहती हो? अरे पता नहीं बेटी क्या हो गया है, कई दिन हो गए बुखार आ रहा है। मॉम, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे तो आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। ओ अंग्रेजन, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। माँ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। मैं अभी माँ को काढ़ा बना कर देती हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन रानी, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बता देगा कि मॉम का फीवर क्यों नहीं उतर रहा। इसी तरह कई दिन हो गए। शोभा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और रानी उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दे रही थी। एक दिन विभा रानी को बिना बताए शोभा को डॉक्टर के पास ले गई। शोभा को 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इसी बीच विभा ने अपनी सास की बहुत देखभाल की, लेकिन रानी एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आई। बहू, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन रानी मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। डोंट वरी मॉम, घर में कोई नहीं है ना, तो वो घर में ही रहती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि आप घर आ सकती हैं, तो आप ज़्यादा सोचिए मत। अब शोभा को पहली बार अपनी बेटी और बहू के संस्कारों के बीच का अंतर पता चला। शोभा अपनी बहू को प्यार करने लगी। एक दिन शोभा ने विभा से कहा, बहू, आज शाम को लड़के वाले रानी को देखने आ रहे हैं। रानी और तुम बाजार चली जाओ, खाने का कुछ सामान और रानी के लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना। माँ, मैं भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। वो साड़ी दिलाने की जगह कोई स्कर्ट या जींस दिलाकर ले आएंगी। बहू, तू इसे साड़ी ही दिलाकर लाना, ठीक है? ओके मॉम। रानी और विभा मार्केट के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। पूछने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। विभा और रानी ने कार के पास जाकर देखा तो एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। विभा ने उस लड़की की मदद करना चाहा तो रानी ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी, ये क्या कर रही हो? जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? रानी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर हमने इसकी हेल्प नहीं करी तो ये मर सकता है। लेकिन भाभी, पुलिस का झंझट कौन संभालेगा? पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल जवाब करेगी। वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। विभा और रानी उस लड़के की जान बचा लेती हैं और उन्हें घर आने में देर हो जाती है। शोभा उनसे पूछती है, तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई आने में? देखो शाम होने वाली है, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। माँ, आपकी लाडली बहू की वजह से देर हो गई। मुझे आज पता चला भाभी को समाज सेवा का शौक भी है। रानी ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। शोभा ने बहू को डांटने की जगह उसकी तारीफ की। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी साहिल वहां आकर कहता है, माँ, जो लड़का रानी को देखने आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक तो है ना वो? हमें जल्दी उसे देखने जाना चाहिए। माँ, वो ठीक है, उसके घर वाले बता रहे थे कि 2 लड़कियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। अगर वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर जाते तो उसका बचना मुश्किल था। 2 लड़कियों ने? डार्लिंग, हमने भी आज एक लड़की का हॉस्पिटल पहुंचाया था। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जो रानी से मिलने आ रहा था? सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो ये लड़का वही निकला जिसकी जान विभा और रानी ने बचाई थी। सब ने दोनों की बहुत तारीफ की। रानी ने अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। अगर आप ना होती तो मैं कभी भी किसी अनजान आदमी की मदद ना करती। डोंट क्राई डियर, हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। साहिल दोनों की बात सुनकर कहता है, देखा रानी, मैं कहता था ना, संस्कार चरित्र में दिखाई देते हैं, कपड़ों और भाषा में नहीं। इसीलिए कभी किसी के कपड़े देखकर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए।